डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री। ये मॉडल 1911 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने पेश किया। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड और उसके तलबा ने एक तजर्बा किया। इस तजर्बे के नतीजे में एटम का मरकज़ दरियाफ्त हुआ और रुदरफोर्ड ने एटम के बारे में अपना मॉडल पेश किया। तो चलते हैं इस तजर्बे की तरफ। तो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था? रुदरफोर्ड bombarded alpha particles on a thin gold sheet। यानी रुदरफोर्ड ने सोने का एक इंतहाई बारीक कागज़ लिया और इस कागज़ पर उसने अल्फा पार्टिकल की बमबारी की। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों पर मुश्तमिल होते हैं और इस पर +2 चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल उन तमाम एटमों से हासिल किए जा सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो। तो रुदरफोर्ड ने इस मकसद के लिए पोलोनियम का इंतखाब किया जिसका एटॉमिक नंबर है 84। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ही यूज्ड पोलोनियम एज ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। रुदरफोर्ड ने सोने के बारीक कागज़ पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी की और इसके लिए उसने पोलोनियम को बतौर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल किया। अल्फा पार्टिकल चूँकि ख़तरनाक शुआएं हैं तो इसको इधर उधर बिखरने से बचाने के लिए और इनको सीधे रास्ते पर रखने के लिए उसने लेड की एक प्लेट इस्तेमाल की, क्योंकि लेड रेडियो एक्टिविटी को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ए लेड प्लेट वाज यूज्ड टू डायरेक्ट अल्फा पार्टिकल इन लीनियर पाथ या स्ट्रेट पाथ। तो अल्फा पार्टिकल सीधे जाएं, इधर उधर ना जाएं, ज़ाया ना हो, कोई नुकसान ना करें, तो इसके लिए उसने लेड की प्लेट यूज़ की। इसके अलावा जो आप गोल देख सकते हैं ये खाकी कलर का, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट पर जब भी अल्फा पार्टिकल पड़ेगा तो इसके ऊपर निशान पड़ेगा, तो हमें अल्फा पार्टिकल के रास्ते को मालूम करने में मदद मिलेगी। So, a photographic plate was used to trace the path of alpha particle। यानी अल्फा पार्टिकल के रास्ते का पता लगाने के लिए हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा है। तो इस डायग्राम में आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ये जो ब्राउन बॉक्स है तो ये लेड की प्लेट है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल ब्लू लाइन में आ रही हैं और ये जो येलो बीच में सेंटर में है ये गोल्ड फॉइल है। अब आप देख सकते हैं कि गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद जो अल्फा पार्टिकल मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ब्लू और जो है पिंक कलर से इसको ज़ाहिर किया गया है। तो जब ये फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा रहे हैं तो वहाँ पर निशान छोड़ रहे हैं। तो यही फोटोग्राफिक प्लेट का मकसद है, टू ट्रेस द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बमबारी की फोटोग्राफिक प्लेट पर। अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में क्या ऑब्जर्वेशन थी। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैंने लिखी हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन रुदरफोर्ड का ये था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द शीट। चूँकि सोने का ये कागज़ बहुत बारीक था, अल्फा पार्टिकल काफ़ी ताकतवर एनर्जेटिक पार्टिकल हैं, तो ये इसमें से सीधा गुजर जाएंगे, यही उसे अंदाज़ा था और यही हुआ। बहुत सारे पार्टिकल सीधे गुजर गए। बट सम पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट वेरियस लार्ज एंगल्स। कुछ पार्टिकल बड़े बड़े एंगल पर मुड़ गए। एंड सम इवन बाउंस्ड बैक। ज़रा इस डायग्राम में देखिए। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये गोल्ड शीट है और ये एटमों से बना है। तो इसमें
सारे ब्लू लाइंस जो हैं ये सीधी गुजर रही हैं। तो बहुत सारी लाइन सीधी गुजर रही हैं, लेकिन कुछ लाइन मुड़ भी गई हैं, ये डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं। और कुछ रिफ्लेक्ट भी हुए हैं, मतलब पीछे की तरफ भी आ रहे हैं वापस। तो अगर इन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल की निस्बत ली जाए उन पार्टिकल से जो सीधे गुजर गई हैं, तो ये 1:8000 या बाज़ तजर्बात में ये 1:10,000 थी। यानी हर 10,000 में से कोई एक आध पार्टिकल ही मुड़ता है। अक्सरियत जो है इन पार्टिकल की वो सीधे गुजर जाती हैं। तो ये दो बड़ी ऑब्जर्वेशन दोबारा देख लें। बहुत सारे पार्टिकल सीधे गुजर गए और कुछ पार्टिकल मुड़ गए। ये मुड़ने वाली बात हैरान कौन थी, क्योंकि एक इंतहाई बारीक सोने का कागज़ किस तरह ताकतवर पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रुदरफोर्ड ने अपनी किताब में लिखा है, ये तो ऐसी बात हुई कि जैसे आप तोप का गोला किसी टिश्यू पेपर को दे मारें और टिश्यू पेपर इस तोप के गोले को डिफ्लेक्ट कर दे। तो रुदरफोर्ड ने सोचा कि ऐसा क्या है जो इन पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब उसने ये सोचा, इसके नतीजे में उसने एक मॉडल पेश किया जिसको मैं यहाँ पर कंक्लूजन की सूरत में पेश कर रहा हूँ। तो रुदरफोर्ड के कंक्लूजन्स क्या हैं? तो रुदरफोर्ड ने पहला नतीजा ये निकाला कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एटम जो है इसका ज़्यादातर हिस्सा खाली है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल अभी हमने देखा कि वो सीधे गुजर रहे हैं। तो खाली इलाके से पार्टिकल सीधे गुजरते हैं, लेकिन एटम में कुछ तो ऐसा है जिससे टकराकर ये पार्टिकल मुड़ रहे हैं। सो उसने ये नतीजा निकाला कि देयर इज़ अ हैवी न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एटम। एटम के दरमियान में कोई ठोस मरकज़ा है जिससे टकराकर ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद उसने ये भी कहा कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। चूँकि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करके डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो लिहाजा उसने कहा कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ताकि वो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन एटम एज ए होल न्यूट्रल है, और इस मॉडल से कई साल पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही डिस्कवर हो चुके थे। तो जब रुदरफोर्ड ने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन मरकज़े में है। लेकिन एटम में एक और पार्टिकल है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो रुदरफोर्ड ने कहा कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, कि ये इलेक्ट्रॉन तो मरकज़े के गिर्द इस तरह घूमते हैं जैसे सूरज के गिर्द सियारे। अब सूरज और सियारों के दरमियान तो हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान कौन सी ऐसी कुव्वत है? तो चूंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं और चार्ज पार्टिकल के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि ये सर्कुलर पाथ में घूम सके। एक बात उसने और भी बताई कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है जबकि एटम बहुत बड़ा है, लेकिन इस छोटे से मरकज़े में एटम का सारा मास है या तकरीबन सारा मास है। तो न्यूक्लियस इसलिए छोटा है क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो पार्टिकल सीधे गुजर गए और जो मुड़ गए उनमें 10,000 निस्बत 1, यानी 10,000 पार्टिकल अगर सीधे गुजरते हैं तो कोई एक आध डिफ्लेक्ट होता है। तो मतलब खाली इलाका बहुत ज़्यादा है और जो ऑक्यूपाइड एरिया है जहाँ पर न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा सा इलाका है। लेकिन न्यूक्लियस में चूँकि प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो एटम का तकरीबन सारा मास मरकज़े के अंदर ही होता है। तो इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि एटम के दो हिस्से हैं। ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड देयर आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने यहाँ ब्लू से शो किया है। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो रुदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए।
तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जिसके मुताबिक एटम के दो हिस्से हैं, एक उसका मरकज़ा और मरकज़े के बाहर घूमते इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड का ये मॉडल बड़ा अट्रैक्टिव था। आज भी आप कहीं भी देख लें केमिस्ट्री की किताबों के ऊपर, केमिस्ट्री के जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है उसके ऊपर यही मॉडल बना होता है, क्योंकि इससे पहले एटम के बारे में इतना क्लियर कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं दिया था। तो ये मॉडल लोगों के जहन में रच बस गया। तो रदरफोर्ड के मॉडल में वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ खराबियों का पता चला, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता और हमें मज़ीद नए एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत पेश आई। तो अब हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसी क्या खराबियाँ थीं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो यहाँ पे मैं 4 मेन ड्रॉबैक्स का जिक्र करूँगा। तो पहला, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन मैक्सवेल थ्योरी, सो इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल मस्ट कंटिन्यूअसली emit एनर्जी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन बट इट डज नॉट। अब मैक्सवेल की थ्योरी ये कहती है कि कोई चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है तो वो एनर्जी लॉस करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन मरकज़ से बाहर मसलसल घूम रहा है तो इसे मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए, और अगर ये मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा तो बिलाखिर ये मरकज़े में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज क्यों नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मरकज़े में क्यों नहीं गिरता। तो जिस थ्योरी पर रदरफोर्ड का मॉडल बेस्ड है इस थ्योरी से इसकी वजाहत नहीं हो सकती। दूसरा, हमारे पास एक सबूत है कि इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली एंड गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम विच इज अगेंस्ट मैक्सवेल थ्योरी। एटम से जब हम स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं, स्पेक्ट्रम रोशनी की पट्टी को कहते हैं, यानी एटम से जब एनर्जी लॉस होती है उसके सामने फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया जाए तो फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ने वाले निशानात से पता चलता है कि एटम से एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली निकलती है, जो कि अगेंस्ट मैक्सवेल थ्योरी है, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक तो इससे मुसलसल एनर्जी खारिज होनी चाहिए। तो ये ऐसा क्यों होता है, एटम एनर्जी लॉस भी कर रहा है लेकिन मुसलसल नहीं, बल्कि कभी कभार मूड में आकर कुछ एनर्जी लॉस कर लेता है। तो इस बात की वजाहत भी रदरफोर्ड के मॉडल से नहीं हो सकती। इसके अलावा रदरफोर्ड ने हमें कोई क्लियर आइडिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नहीं दिया, यानी एटम में कितने शेल हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की कम से कम तादाद, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद, क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में हैं, क्या ये मुख्तलिफ शेलों में घूम रहे हैं। तो इस बारे में ये मॉडल खामोश है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्लियर आइडिया नहीं देता तो लिहाजा आखिर में लिखा है इट डज नॉट एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। इसकी मदद से हम एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं कि हीलियम रिएक्शन नहीं करता, हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, तो हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन का आखिरी शेल इनकम्प्लीट है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जबकि हीलियम के तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंप्लीट होता है, तो इसको रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो बोहर की थ्योरी है कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। रदरफोर्ड ने तो हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया था। तो लिहाजा चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन नहीं करता, तो लिहाजा ये एटम की स्टेबिलिटी या उसकी रिएक्टिविटी को भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं बोहर के मॉडल का जायज़ा लूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।